अगर तुम लोगों ने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो पहले उन्हें जाके देख लो। और इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है, क्योंकि आज ली मिंग सुंग नाम के बंदे की रैंक चेक होनी थी और इसी ने इन सभी रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ली मिंग सुंग एक फेमस एक्टर है। चोई और बाइक मीडिया को यहाँ पर देखकर थोड़े कंफ्यूज होते हैं, ये मीडिया यहाँ पर क्या कर रही है, और सभी मीडिया को लगता है कि वो ली मिंग सुंग को अपने गिल्ड में ज्वाइन करने आए हैं। लेकिन बाइक को तो उसके बारे में पता भी नहीं था कि ये चोमू है कौन, और मीडिया वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये कोई मसालेदार न्यूज नहीं थी। बेक को भी पता चल गया था कि कैसे जिन्वू ने उसके हंटर्स को बचाया है, जिस पर चोई कहता है कि कम से कम हमारा कोई हंटर तो नहीं मरा, जैसे कि रेड गेट में तुम्हारा किमजुल। और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि जिन्वू को अपने गिल्ड में कौन लेगा। और तभी यहाँ पर फिंड गिल्ड का मास्टर आता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग भी मिंगसुंग को अपने गिल्ड में शामिल करने आए हो। और ये सुनकर वो दोनों भड़क जाते हैं, अबे वो मिंगसुंग हो या ली मिंगसुंग, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन्वू भी यहाँ पर पहुँच जाता है, वो भी यहाँ पर इतनी सारी भीड़ को देखकर कंफ्यूज होता है। ली कहता है कि मेरी पावर्स अवेक हुई है, इसलिए मैं एक हंटर बनने वाला हूँ और मैं फिंड गिल्ड को ज्वाइन करूंगा। ये सुन के मीडिया उससे पूछती है कि क्या आप एक्टिंग करना छोड़ दोगे, वो भी अपनी रैंक को चेक करवाने से पहले। अबे बेवकूफो, मुझे तो पहले से ही पता है, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ और मैं फिंड गिल्ड के साथ सिर्फ 2 साल काम करूंगा और इसके बाद मैं दोबारा से अपनी एक्टिंग करियर को शुरू कर दूंगा। दरअसल ली के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे होते हैं और उसे लगता है कि 2 साल बाद जनता सब कुछ भूल जाएगी। तभी जिन्वू हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है, लेकिन ली का मैनेजर उसे रोक देता है, अभी सर का कॉन्फ्रेंस चल रहा है इसलिए बाद में आना। तभी वहाँ पर गोगन ही आ जाते हैं, ये मेरा गेस्ट है, तुम इसे अंदर आने दो, और मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि आज तुम्हें कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। और वो जिन्वू को लेकर अंदर चले जाते हैं और इसकी वजह से मीडिया का सारा अटेंशन जिन्वू की तरफ चला जाता है, क्योंकि गोगन ही उसे खुद लेने आए थे। और मिंगसुंग भी अंदर जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है, अंदर अभी किसी और की रैंक चेक हो रही है तो तुम अभी बाहर ही इंतजार करो। ली वो से कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, खड़े खड़े मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ। नहीं, मैं तुझे नहीं जानता, और अगर ज्यादा परेशान किया तो समझ जा। जिन्वू देखता है कि चोई और बैग भी अंदर खड़े होते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद कंट्री को एक एस रैंक हंटर मिलने वाला था। वहीं रूम के अंदर वो उसकी पावर्स को चेक करने से पहले उसकी एबिलिटीज को देखना चाहते थे, तो जिन्वू सिर्फ एक शेडो सोल्जर को समन करता है। प्रेसिडेंट को पता था कि वो अपनी पावर्स को छुपा रहा है, मुझे वो ने सारी रिपोर्ट्स दे दी है, मैं जानता हूँ कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। लगता है अब अपनी पावर्स को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और तभी जिन्वू अपनी पूरी शेडो आर्मी को समन कर देता है और कहता है कि मैं इसके अलावा 100 और सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। और ये देखकर प्रेसिडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और बाहर खड़े चोई और बाइक भी रूम से आने वाली इस एनर्जी को फील कर पा रहे थे। ये तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और कुछ समय के बाद जिन्वू को अपना एस रैंक हंटर लाइसेंस मिल जाता है, और अब मैं इसकी मदद से स्फीयर ऑफ एवरेस्ट को बेच सकता हूँ और कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। और जब वो बाहर जा रहा होता है, चोई और बाइक गेट के पास खड़े होते हैं ताकि वो जिन्वू को अपनी गिल्ड में शामिल कर सके, लेकिन वो उन्हें फिर से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे ही गेट को खोलता है, सभी मीडिया रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लगते हैं। およそ2年ぶりの出来事となります。 सांगी इस न्यूज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उसे जिन्हा को दिखाती है, और वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसका भाई कोरिया का 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। अब तक की ताज़ा खबर, संग जिन्हू बन चुके हैं कोरिया के 10th एस रैंक हंटर। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनिमैक्स टीवी पर। और उसके मजदूर भाइयों को भी पता चल जाता है कि जिन्हू एक एस रैंक का हंटर है, और जूही भी ये न्यूज देख रही होती है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और उसके पुराने साथियों और शाहीन को भी ये न्यूज मिल जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी नया एस रैंक हंटर नहीं बना था। और सभी मीडिया मिंगसुंग को छोड़कर जिन्वू का इंटरव्यू लेने लगती है। इधर जिन्हू अपने फादर को बताता है कि जिन्वू ने उनकी गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जिन्वू ने कहा था कि एक मिशन है जो उसे अकेले ही पूरा करना है, और इसके लिए वो फाइट करता रहेगा और उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इसलिए मैं अभी कोई भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और इस बात पर उसके फादर उसे काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं। पहले तो तुम इस गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे, और अब उस जिन्वू के लिए सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। वो जिन्वू के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिन्वू के साथ ही रहूंगा। और इधर मीडिया जिन्वू से बात करना चाहती थी। बेक कहता है कि इनसे बात करोगे तो थक जाओगे, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जिन्वू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अचानक ही सबके सामने से गायब होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। और ये देखकर चोई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एक मेज टाइप का हंटर होने के बावजूद ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और बाइक भी काफी ज्यादा शॉक होता है
मेरी आंखें इसे ट्रैक तक नहीं कर पाई। मैं जब इससे पहली बार मिला था ये तब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और जिन्वू को एक अच्छा गियर खरीदना था तो वो हंटर ऑक्शन नाम की बिल्डिंग में चला जाता है। मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो मुझे फायर टाइप के अटैक से बचा सके। तो वहाँ का एम्प्लॉय उसे एक क्लॉक दिखाता है जिसे कि कपड़े के ऊपर पहना जाता है और इसका प्राइस देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो क्लॉक काफी ज्यादा महंगा था। इसमें तेरा घर चला जाएगा। जिन्वू कहता है कि थोड़ा सस्ता लगा ले यार, लेकिन वो एम्प्लॉय कहता है कि हमारे स्टोर के प्राइस फिक्स हैं, हम इसे कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ के ग्लास को तोड़ सको तो हम आपको ये क्लॉक फ्री में दे देंगे क्योंकि ये ग्लास मैजिक से बनाए गए थे ताकि इन कीमती आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये सुनकर जिन्वू एक पंच को रेडी करने लगता है, आज तो इसे फ्री में लेकर ही जाऊंगा। और जैसे ही वो उस ग्लास को तोड़ने वाला था मैनेजर कहता है कि अरे सर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, अगर ग्लास को छुआ भी तो सिक्योरिटी अलार्म बच जाएगा। और जिन्वू उससे माफी मांगता है, मुझे एक पावरफुल डैगर देखना है। और तभी वहाँ पर एक दूसरा एम्प्लॉय आता है और वो जिन्वू को अपने साथ ले जाता है। और ये आदमी देखता है कि जिन्वू ने इस ग्लास को छुआ भी नहीं था और फिर भी इसके ऊपर क्रैक आ गया। और इधर जिन्वू एक डैगर देख रहा होता है और ये उसे काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये डैगर भी काफी ज्यादा महंगा था। तो जिन्वू अपना डैगर निकाल कर उसे दिखाता है, इसकी कीमत क्या होगी। एम्प्लॉय कहता है कि इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन होगी। जो सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है क्योंकि ये डैगर उसने सिस्टम से खरीदा था और काफी कम कीमत में, यानी कि सिस्टम से मिले आइटम रियल वर्ल्ड में उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। और वो सोचता है कि अब तो मुझे इस फेयर ऑफ एवरेज को भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसका मन बदल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। बैक सोच रहा होता है कि आखिरकार जिन्वू दिन पर दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है। उसकी सेकंड अवेकनिंग तो काफी पहले हुई थी, तो उसकी पावर्स कैसे बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई ही ना हो और वो किसी दूसरी तरीके से लेवल अप किए जा रहा है। इधर हम जिन्हा को देखते हैं जो कि देखती है कि मीडिया वाले आखिरकार उसके घर से चले गए। जिन्वू से बताता है कि मैं एक हफ्ते के लिए फिर से कहीं बाहर जा रहा हूँ। और तभी इनके घर की बेल बजती है और ये जिन्हो था जो कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जिन्वू के पास आ गया था। जिन्वू अब जिन्हा से कहता है कि मैं इसके साथ एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। रात को हम देखते हैं कि जिन्हो उसी के रूम में सो रहा होता है और अब क्योंकि सभी को पता चल गया है कि वो एक एस रैंक का हंटर है तो उसे जिन्हा की प्रोटेक्शन के लिए चिंता हो रही थी और वो जिन्हा की प्रोटेक्शन के लिए टस्क के गार्ड्स को समन करता है। जिन्वू देखता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 गार्ड्स हैं जबकि वो 4 थे और तभी एक गार्ड कुछ इशारे करता है और उसे याद आता है कि उसने पहले गार्ड को उड़ाकर छत में चिपका दिया था और वो उसकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करना भूल गया था। वो उन्हें जिन्हा की प्रोटेक्शन करने का ऑर्डर देता है और एक गार्ड ही उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए काफी था और वो उसकी शेडो के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद वो छत पर चला जाता है और वो अपने शेडो सोल्जर्स को समन करता है और अपने सभी सोल्जर्स को उस एरिया की पेट्रोलिंग करने के लिए भेज देता है ताकि उसकी बहन सेफ रह सके। और तभी हम एक एंट को देखते हैं जो कि उड़कर कहीं जा रही होती है। अगले दिन जिन्वू जिन्हो के साथ वहाँ से निकल जाता है। बॉस आप उस टावर में क्यों जा रहे हो, मैं एक हफ्ते तक वहाँ ट्रेनिंग करने वाला हूँ। इसके बाद जिन्वू डीमन कैसल में चला जाता है और वो सीधा 76 फ्लोर पर टेलीपोर्ट होता है और वो अपने साथ लाए हुए क्लॉक और आर्टिफैक्ट को पहन लेता है। और तभी जिन्वू को डीमन किंग बैरन को हराने का क्वेस्ट मिलता है जो कि 100th फ्लोर पर है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे शेडो एक्सचेंज स्किल मिलेगी। वहीं डंजन के बाहर हमें जिन्हो के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। जिन्हो के फादर कहते हैं कि उसे ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाते हैं। वहीं डीमन कैसल के अंदर जिन्वू के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है। तभी जिन्वू टस को समन करता है और वो उसे स्फीयर ऑफ एवरेज दे देता है और टस इसका यूज करके एक फायर बॉल स्पेल का यूज करता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर उस मॉन्स्टर की सिर्फ टांगे बचती है और ये देखकर जिन्वू भी शॉक होता है। दूसरी तरफ जिन्हो के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें इंटरनल स्लम्बर नाम की बीमारी हुई है जिसमें कि पेशेंट को काफी ज्यादा नींद आती है और अगर वो एक बार सो जाए तो हमेशा के लिए सो जाता है। और जिन्हो के फादर सोचते हैं कि इस दुनिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी उनके सामने एक रेड एंट आ जाती है। वहीं डीमन कैसल के अंदर जिन्वू ने अपने शेडो सोल्जर्स को 6 टीम्स में बांट दिया होता है और उन सभी को 2 ऑर्डर्स दिए होते हैं। पहला, अगर कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आता है तो उसे खत्म कर दो। दूसरा, अगर किसी को भी एंट्री परमिट मिलता है तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करे। और इसकी वजह से जिन्वू काफी तेजी से प्रोग्रेस कर पा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी एमपी काफी तेजी से कम हो रही है, यानी कि कोई उसके सोल्जर्स को काफी तेजी से खत्म किया जा रहा है। ये उसकी हाईओ की टीम थी जो कि काफी तेजी से खत्म हो रही थी। जिन्वू को विश्वास नहीं होता कि कोई उसकी हाई ऑक्स वाली टीम को भी हरा सकता है और वो चेक करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है उससे पता चलता है कि टीम बी को भी किसी ने खत्म कर दिया है। ये जो कोई भी है वो मेरे वीक सोल्जर्स को टारगेट कर रहा है, यानी कि अगला अटैक टैंक की टीम पर होने वाला है। इसके बाद हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो कि टैंक की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं
और वो उन्हें काफी आसानी से खत्म कर देते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले टीम ए और बी को खत्म किया था। वहीं जिन्वो अपने स्टेल्थ मोड का यूज करके छुपकर ये सभी चीजें देख रहा होता है। वो अपने स्टेल्थ मोड को डीएक्टिवेट करके उनके सामने आ जाता है और ये देखकर एक डीमन उसके ऊपर अटैक करता है, पर जिन्वो उसे किक मारकर बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। तभी दो और डीमन नाइट्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर वो उन्हें भी काफी आसानी से खत्म कर देता है और अब सिर्फ उनका लीडर बचा था, जो कि जिन्वो को देखकर डर के मारे पीछे होने लगता है। लीडर और जिन्वो आपस में लड़ने लगते हैं। जिन्वो आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और मौका मिलता ही वो उसके गले को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो लीडर सरेंडर कर देता है और उसकी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी थी। और जब जिन्वो उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो एक एल्फ गर्ल है और वो डरते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जीत गए। पहले तुमने मुझ पर हमला किया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने तुम्हारे गार्ड्स को मार दिया है। गार्ड्स का तो काम ही होता है अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना। जब तक मैं जिंदा हूँ वो लोग खुश रहेंगे। जिन्वो अपना डैगर रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ता है वो एल्फ अपना डैगर निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन टस्क उसे अपने प्रोटेक्शन स्पेल की मदद से बचा लेता है और वो जिन्वो के सामने सर झुकाकर माफी मांगने लगती है। टस्क अपने मैजिक से हवा में उसे फ्लोट करने लगता है और जिन्वो उससे एंट्री परमिट्स के लोकेशन के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि इस फ्लोर का परमिट मेरे फैमिली के पास है और मुझे बाकी के परमिट्स के लोकेशन के बारे में भी पता है। अगर तुम मुझे कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उनकी लोकेशन बता सकती हूँ। तभी मैं सोचूं इन गार्ड्स को मारने के बाद भी मुझे वो परमिट क्यों नहीं मिला, और वो उसे डराते हुए कहता है कि और क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एसिल है और मैं रेड रू क्लैन से बिलोंग करती हूँ। और जिन्वो उससे सिस्टम के बारे में पूछता है, क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई देती है जो ह्यूमंस को मारने को कहती है? नहीं, हमें ऐसी आवाजें सुनाई नहीं देती, हमें तो सिर्फ अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने की आवाजें सुनाई देती है। जिन्वो पूछता है कि तुम्हें ये आवाजें कब से सुनाई दे रही है? जिस पे एसिल कहती है कि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर जिन्वो शॉक हो जाता है। तो तुम लोग इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हम डीमन रियलम में थे। तुम डीमन रियलम में क्या कर रही थी? लेकिन तभी एसिल ग्लिच होने लगती है और कहती है कि हम वॉर की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसे दुश्मन के लिए जो कितना स्ट्रॉन्ग है कि उससे फाइट करने के लिए और सभी डीमंस को इकट्ठा होना पड़ेगा और तभी सिस्टम उसे कंट्रोल करने लगता है। ये जानकारी नहीं दी जानी चाहिए और एसिल वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिन्वो समझ जाता है कि वो और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। दूसरी तरफ हम उसी एंट को देखते हैं, एक आइलैंड पर लोगों को मारकर उन्हें खा रही थी और वो ये सारी रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन को दे रहा होता है। इस अकेली एंट ने 294 लोगों की जान ले ली है। इस एंट से लड़ने के लिए हमने टोटल 108 हंटर्स को भेजा था, जिनमें से 6 हंटर्स मारे गए, जिसके बाद वहाँ पर एक ए रैंक के हंटर ने आकर उस एंट को खत्म कर दिया। गोगन ही कहते हैं कि एक अकेली एंट ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी और इन एंट्स की ताकत ए रैंक हंटर्स के बराबर है। और ये आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था, यानी कि इनकी उड़ने की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये एंट्स कुछ समय बाद कोरिया भी पहुंच सकती है। पूरे देश को हाई अलर्ट कर दो और मैं जेजू आइलैंड पर 4th रेड मिशन का ऑर्डर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एसिल को होश आ गया था और वो एसिल के फादर के पास जा रहे थे, लेकिन जैसे ही जिन्वो कैसल के अंदर पहुंचता है एसिल का फादर काफी ज्यादा डर जाता है। एसिल, ये तुम किसे लेकर आ गई? क्योंकि वो जिन्वो के सारे शैडो सोल्जर्स को देख पा रहा होता है और उसके सोल्जर्स जिन्वो के चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैंने तुम्हारी बेटी से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें या तुम्हारी क्लेन को कुछ भी नहीं करूंगा जब तक मुझे एंट्री परमिट्स नहीं मिल जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि इसने मेटस और वुल्कन को हराया है, हम इससे नहीं जीत सकते हैं। तो वो जिन्वो को नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट दे देता है। जिन्वो कहता है कि मुझे एक और चीज की जरूरत है, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। ये सुन के वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसे सारे फ्लोर्स के एंट्री परमिट्स के बारे में पता है। अगर एसिल को कुछ हो गया तो जिन्वो एसिल की सेफ्टी की गारंटी लेता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी को सेफ रखूंगा। वहीं उसी एंट की बॉडी की टेस्टिंग की जा रही थी और जापान से आया हुआ एक हंटर गोटो रियूजी ये सब देख रहा होता है। वहीं डंजन में जिन्वो को 90 फ्लोर का परमिट भी मिल जाता है। टैंक और इग्रिस लेवल अप हो जाते हैं और उनकी पावर्स एस और ए रैंक के हंटर्स के बराबर हो जाती है। जिन्वो एसिल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, सिर्फ तुम मुझे बाकी के परमिट्स की लोकेशन बता दो। और एसिल अपने साथ कुछ गिफ्ट लाई होती है क्योंकि 90 फ्लोर के बाद उन्हें हायर रैंक के मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिनसे अगर बातचीत करके परमिट्स ले लिया जाए तो उनके लिए वही अच्छा रहेगा। जिन्वो कहता है कि अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम्हारे फादर मुझसे बातचीत करते हैं? नहीं ना, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं तुम्हारी क्लैन को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दूंगा और तुम्हारी रेड रू क्लैन टॉप पर आ जाएगी। एसिल पूछती है कि आप मेरे लिए ये सब क्यों करोगे? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर वो शर्मा जाती है। दरअसल वो एसिल को जिन्हों की तरह समझ रहा होता है। लगता है बुद्धू लोगों से मेरी जल्दी बन जाती है और वो उसे यहीं से लौट जाने के लिए कहता है क्योंकि अगले फ्लोर पर काफी पावरफुल डीमंस मिल सकते हैं और वो उसे परमिट्स की लोकेशन बता दे। एसिल कहती है कि मैं आपके साथ आखिरी फ्लोर तक चलना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना ज्यादा
ज्यादा लेवल अप कर सकते हो, और वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अगले फ्लोर पर जिन्वो को काफी पावरफुल डीमंस मिलते हैं, पर वो उन्हें भी काफी आसानी से खत्म किया जा रहा था, और अब वो फाइनली 100वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। जिन्वो देखता है कि वो पूरी जगह खाली है, तभी उसकी तरफ उड़ती हुई कोई चीज आती है, और वो देखता है कि वो एक व्हाइट ड्रैगन है, और उसके ऊपर डीमन लॉर्ड बारन खड़ा था, और उनका नाम रेड कलर में आ रहा था, यानी कि वो जिन्वो से ज्यादा पावरफुल है। क्या मैं इसे हरा भी सकता हूँ? वहीं बैरन के ऑरा की वजह से एसल की बुरी हालत हो जाती है। हवा में फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे सबसे पहले इस ड्रैगन को खत्म करना होगा। तभी बैरन कई सारे गेट्स को समन करता है, और उसके अंदर से कई सारे डीमंस बाहर आने लगते हैं, और जिन्वो के सामने कई सारे नोटिफिकेशन आने लगती है। लगातार कई सारे डीमंस बाहर आने लगते हैं, और कई हजार डीमन जिन्वो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और तभी जिन्वो अपनी मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करता है। जिन्वो और बैरन की आर्मी आपस में लड़ने लगती है। टस्क स्फीयर ऑफ एवरेज का यूज करके अपने एक ही अटैक से कई हजार डीमंस को मार देता है। उसकी पावर्स को देखकर एसिल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एसिल को समझ में नहीं आता कि उसे किसकी साइड लेनी चाहिए, क्योंकि बैरन इस जगह का रूलर है और जिन्वो एक घुसपैठिया जिसे कि खत्म कर देना चाहिए। तभी बैरन अपनी इलेक्ट्रिक स्पेल को आसमान में कास्ट करता है। बादलों से जमीन पर बिजली गिरने लगती है और पूरे जगह को ही डिस्ट्रॉय की जा रही थी, और ये अटैक एसिल को लगने वाला था, लेकिन जिन्वो आकर उसे बचा लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी एमपी जल्द ही खत्म हो जाएगी। जिन्वो अपनी डैश और स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता है, और वो बैरन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन इनविजिबल होने के बाद भी बैरन उसे देख पा रहा होता है, और जब जिन्वो अटैक करता है तो बैरन उसे काफी आसानी से रोक देता है, और वो जिन्वो को जमीन पर पटक देता है, और वो अपनी लेजर से जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी जिन्वो आयरन और टस्क को समन करता है। टस्क अपनी फायर बॉल से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, और जब इस अटैक की वजह से बैरन का ध्यान भटकता है, जिन्वो इग्रिस की स्वॉर्ड को फेंककर काइसल की गर्दन को काट देता है, और बैरन नीचे आ जाता है। आखिरकार तुम नीचे आ ही गए, इतनी देर से ऊपर देख देख के मेरी गर्दन दुख गई। बैरन फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें हंटर एसोसिएशन जापान के हंटर्स के बीच की मीटिंग दिखाई जाती है, और इस बंदे का नाम गोटो ryuji है, जो कि ड्रो स्वॉर्ड गिल्ड का मास्टर है, और इस गिल्ड में टोटल 11 एस रैंक के हंटर्स हैं, और ये पूरी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है। जापान के हंटर्स जेजू आइलैंड वाले मिशन में कोरिया की हेल्प करने आए हैं। गोतो की ट्रांसलेटर हानेकावा बताती है कि उड़ने वाली एंट्स की लाइफ सिर्फ 1 साल की होती है, तो अगर हम क्वीन एंट को मार दें तो बाकी की एंट्स 1 साल में अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और हमें पिछले 3 रेड मिशन से पता चला है कि ये जो एंट्स हैं पावरफुल एनिमीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और इसका फायदा उठाकर हम कोई प्लान बना सकते हैं। तो इस मिशन में ड्रो गिल्ड के 11 में से 10 एस रैंक के हंटर्स शामिल होंगे, जिसमें गोतो भी शामिल होगा। हम सभी एंट्स का ध्यान अपनी तरफ करेंगे, और आप लोगों की जिम्मेदारी होगी एंट क्वीन को खत्म करने की। वहीं डंजन के अंदर बैरन की आर्मी की तादाद ज्यादा होने की वजह से उसके सोल्जर्स मारे जा रहे थे, और उसकी एमपी भी काफी तेजी से घट रही होती है। जिन्वो को मानव पोषण पीने तक का समय नहीं मिलता, और तभी बैरन एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन टस्क उसे अपनी प्रोटेक्शन स्पेल की मदद से रोक देता है। तभी टैंक और आयरन उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो लाइटनिंग अटैक से आयरन को खत्म कर देता है, और इग्रिस जब उसके पास पहुंचता है वो अपने मुंह से लाइटनिंग अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। जिन्वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन बैरन के सेंसेस इतने तेज थे कि वो उसके अटैक को रोक देता है, और तभी बैरन उसके सर को पकड़ लेता है। बैरन अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने ही वाला था, लेकिन जिन्वो के सोल्जर्स उसे आकर बचा लेते हैं, और जैसे ही बैरन का ध्यान भटकता है जिन्वो अपने दोनों डैगर्स उसके हाथ में घुसा देता है, और इग्रिस भी अपने स्वॉर्ड को उसके दूसरे हाथ में घुसा देता है, और टस्क उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेता है। लेकिन बैरन अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, और इस अटैक से इग्रिस और टैंक मारे जाते हैं, और अब सिर्फ जिन्वो अकेला बचा होता है, और उसकी एमपी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, यानी कि वो अभी अपने सोल्जर्स को समन नहीं कर सकता। और अब होता है शेडो मोनार्क वर्सेस डीमन मोनार्क। बैरन भी अपने दोनों वेपन्स को समन करता है, और वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है। वो दोनों इतनी तेजी से लड़ रहे होते हैं कि लेकिन एसिल तो उन्हें देख भी नहीं पाती, और उनकी फाइट से पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। बैरन फिर से लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे कि जिन्वो ब्लॉक कर देता है, पर इसके चक्कर में उसके दोनों डैगर्स हाथ से छूट जाते हैं, और वो जिन्वो को जमीन पर देकर मारता है। जिन्वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके अटैक को रोक देता है, पर बैरन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, जिसके बाद वो फिर से अपने मुंह से लाइटनिंग ब्लास्ट करने वाला था, और इस पोजीशन में जिन्वो उस अटैक से नहीं बच सकता। लेकिन तभी एसिल अपने वेपन को बैरन की तरफ फेंक देती है, इसकी वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, और वो इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करता है, और साथ में रूलर्स हैंड स्किल का यूज करता है, और बैरन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जिन्वो उसके मुंह पर एक काफी पावरफुल पंच मारता है, और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, और आसमान में एक काफी
बड़ा ब्लास्ट होता है और जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है कि उसने डीमन किंग बैरन को हरा दिया है। बैरन ने जो सभी गेट्स को समन किए थे वो सभी गायब हो जाते हैं। जिन्वू एसल से कहता है कि अब से रेड रूक लेन यहाँ की रूलर है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जिन्वू को डीमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड मिल जाता है और अब उसके पास एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीनों इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, जिसके बाद सिस्टम एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। एलेक्सर ऑफ लाइफ की टोटल 6 बोतल्स बनी होती है। जिन्वू सोच रहा होता है कि क्या इससे मेरी मोम ठीक हो पाएंगी। तभी आयरन वहाँ पर काइसल की बॉडी लेकर आता है और वो काइसल की बॉडी को भी एक्सट्रैक्ट कर देता है। वो उसका नाम भूल गया था और वो उसका नाम काइसल रख देता है। जिन्वू जल्दी से अपनी मोम के पास जाना चाहता था और वो एक स्टोन को बाहर निकालता है। इस स्टोन की मदद से उसे एक नई एबिलिटी मिली होती है जिसका नाम शेडो एक्सचेंज है। इसकी मदद से वो अपने किसी भी शेडो सोल्जर्स के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है और एक बार यूज करने के बाद इसे दोबारा 3 घंटे के बाद यूज कर सकता है। एसल जिन्वू से कुछ कहना चाहती थी। मेरे पास टाइम नहीं है एसल, तुम यहाँ से अकेली चली जाना। और तभी जिन्वू अपनी शेडो को एक्सचेंज कर देता है और वहाँ पर एक शेडो सोल्जर आ जाता है और ये थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। जिन्वू सीधा अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो काइसल को समन करता है और उस पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। इधर गोगन ही और जिनचुल जेजू आइलैंड रेड के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये लोग हंटर्स की मैजिक पावर का यूज करके एंड्स को उनकी क्वीन से अलग कर देंगे। इसके बाद ये लोग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि एंड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी और कोरिया के हंटर्स नेस्ट में जाकर क्वीन को मार देगी। इन्हें ये नहीं पता था कि रेडियो वेव्स वाला आइडिया काम करेगा भी या नहीं। गन ही पूछते हैं कि क्या तुम जिन्वू से कांटेक्ट कर पाए? नहीं, अभी तक हमारी बात उससे नहीं हुई। इसके बाद हम बाइक को देखते हैं जो कि अपने पुराने दोस्त ब्यूंगो के साथ डिनर कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में वापस से उस आइलैंड पर जाना चाहते हो जबकि तुमने अपनी आंखों से युनसुक को वहाँ पर मरते हुए देखा था। दरअसल युनसुक इनका तीसरा दोस्त था जो कि जेजू आइलैंड पर उन एंड्स के हाथों मारा गया था। बैक कहता है कि इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अगर वो एंड्स यहाँ पर आ गयी तो पूरे देश को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम कब से अपने देश के लिए इतने ज्यादा सीरियस हो गए? वो कुछ भी हो, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं दोबारा से उस आइलैंड पर नहीं जाऊंगा। ब्यूंग एक एस रैंक का हीलर होता है और ये उन हंटर्स में से एक है जिसने काफी कम उम्र में रिटायरमेंट ले ली। बैक कहता है कि मैं तो तुम्हें बस गुड बाय कहने आया था क्योंकि क्या पता इसके बाद हम दोबारा मिल भी पाए या नहीं। ब्यूंग बताता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं खून खराबा नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं हंटर वाले काम से रिटायर हुआ था। मैं गवर्नमेंट जॉब करके एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। बैक कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हंटर्स ही हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसे आज तक ऐसा कोई हंटर नहीं मिला जिसको लड़ना पसंद ना हो। मॉन्स्टर से लड़ना हमारा डेली का रूटीन बन चुका है और कुछ लोगों को तो इसमें मजा भी आता है। इधर जिन्वू हॉस्पिटल में पहुंच गया था। वो देखता है कि उसकी मोम की गर्दन पे जलने का निशान है जो कि असल में जिन्वू की वजह से ही हुआ था। उबलता हुआ पानी जिन्वू की मोम के ऊपर गिर जाता है लेकिन उसकी मोम ने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा था। जिन्वू अपने मन में सोचता है कि क्या ये लेक्चर काम करेगा, लेकिन उसे सिस्टम पर पूरा भरोसा था क्योंकि सिस्टम की वजह से वो एक ई रैंक के हंटर से एस रैंक हंटर बन चुका है। मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी मोम को एलेक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है। वो पोशन तुरंत ही उन्हें ठीक करना शुरू कर देता है और वो उस जले हुए निशान को भी ठीक कर देता है और जिन्वू अपनी मोम की जागने का इंतजार कर रहा होता है और जो उसने अब तक इतने सारे चैलेंजेस को फेस किए हैं वो सब अपने मोम के लिए ही किए थे। और तभी जिन्वू की मोम उठकर बैठ जाती है और वो उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर कितने सालों से सो रही थी? पूरे 4 सालों से मोम। जिसके बाद वो जिन्हा के बारे में पूछती है। जिन्वू उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम कितने बड़े हो गए हो और तुमने अपनी बहन का भी ख्याल रखा, तुमने सच में काफी ज्यादा मेहनत की है। और जिन्वू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो काफी ज्यादा रोने लगता है। अगले दिन डॉक्टर्स को पता चलता है कि इंटरनल स्लम्बर वाली पेशेंट जाग चुकी है और ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। हमें उनकी बॉडी में अब कोई भी बीमारी नहीं दिख रही है और जिन्हा भी अपनी मोम से मिलने आ जाती है और वो रोते हुए उनके गले लग जाती है। वहीं ये सब देखकर जिन्वू सोचता है कि उसने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड उसे आज मिला है। दूसरी तरफ गोगन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया को जेजू आइलैंड पर होने वाले 4th रेड के बारे में बताते हैं। ब्यूंग भी इस न्यूज को देख रहा होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और ये टाइम तब का था जब जेजू आइलैंड पर तीसरी रेड होने वाली थी जिससे बाइक, ब्यूंगो और युनसुक डरे हुए थे। युनसुक कहता है कि जब हम लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं तो जिनके पास पावर्स नहीं है वो कितने ज्यादा डरे होंगे और इसीलिए इस काम को सिर्फ हम ही कर सकते हैं। वहीं बैक नींद में कहता है कि मैं उन सभी चींटियों को कुचल दूंगा और ब्यूंग भी रेड पर जाने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ जिन्वू और जिन्हा अपनी मोम को घर ले आते हैं और घर में चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ था क्योंकि जिन्वू जब से गया था जिन्हा ने बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी और वो तीनों मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। जिन्वू अपने घर को पहले जैसा देखकर काफी ज्यादा खुश था लेकिन उसे पता नहीं क्यों काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कि उसने किसी लाइन को क्रॉस कर दी हो जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसकी
मदर जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर के बारे में कोई खबर मिली, और मैंने सुना है कि तुम एस रैंक हंटर बन चुके हो। और ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उसके फादर भी पहले एक फायर फाइटर थे और फिर एक हंटर बन गए थे। वो लोगों की जान बचाते थे, और ये देखकर ही मैंने तुम्हारे फादर से शादी की थी, और तुम भी बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गए हो। जिन्हा कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी लोगों की जान बचा सकूं। तभी जिन्वू को हंटर एसोसिएशन से कॉल आती है। इधर गनी बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस आंद्रे नाम का आदमी उनसे मिलने आया था, जो कि अमेरिका का नेशनल लेवल एस रैंक हंटर है। नेशनल लेवल हंटर्स एस रैंक हंटर से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अकेले ही एक देश की मिलिट्री जितने पावरफुल होते हैं। और पता नहीं वो यहाँ पर क्या करने आया था। गनी पूछते हैं कि जिन्वू से कांटेक्ट हुआ क्या। जिन्वू बस आता ही होगा, और जिन्वू भी यहाँ पर पहुँच जाता है। गनी जिन्वू से कहते हैं कि हम 4 दिनों के बाद जेजू आइलैंड रेड मिशन शुरू करने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस रेड को ज्वाइन करो। जिन्वू के पास अच्छा मौका था कि वो अपने आप को लेवल अप कर सके, लेकिन अब तो उसने अपनी मॉम को ठीक कर दिया है, तो उसके पास लड़ने के लिए कोई भी वजह नहीं बची। और तभी जिन्वू को पावरफुल माना फील होता है। गनी उसे बताते हैं कि सभी एस रैंक के हंटर्स जिम में वार्म अप कर रहे हैं और तुम्हें ही चलकर देखना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेक और हंटर माँ आपस में लड़ रहे थे। हंटर माँ फेम गिल्ड का एक एस रैंक का हंटर है, और गनी और जिन्वू जिम में आ जाते हैं। गनी बताते हैं कि वो माना वेव्स यहीं से निकली होगी। एस रैंक के हंटर्स कभी कभी इकट्ठा होते हैं, और हंटर माँ बेक को काफी आसानी से नीचे पटक देते हैं। तुम्हें अपनी लोअर बॉडी पर फोकस करना चाहिए। और बेक दोबारा से खड़े होकर उनसे लड़ने लग जाता है, और जिन्वू बेक को स्ट्रेंथ के मामले में हारता हुआ देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर चोई आ जाता है। वो उसे बताता है कि अगर बाइक अपनी पूरी ताकत का यूज करेगा तो वो हंटर माँ को काफी आसानी से हरा सकता है, तो वो अपनी ताकत को क्यों रोक रहे हैं। अगर बेक ने अपनी पूरी ताकत का यूज किया तो वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और हंटर माँ के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और तभी यहाँ पर जापान के 10 एस रैंक हंटर्स भी आ जाते हैं, जिनके साथ गिल्ड मास्टर गोटो भी था। एक लड़की पूछती है कि वो कौन है, तो हानेकावा बताती है कि वो जिन्वू है, जो कि हाल ही में एस रैंक का हंटर बना है। तो गोतो कहता है कि जरूर ये एसेसिन टाइप का हंटर होगा, जिस पर हानेकावा कहती है कि नहीं, वो तो एक मेज टाइप का हंटर है। और ये बात गोटो को हजम नहीं होती। चाहिन भी जिन्वू की ओरा को नोटिस कर लेती है। दूसरी तरफ बेक और हंटर माँ अभी तक लड़ रहे होते हैं, और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर हानेकावा को वो काफी कमजोर लगते हैं, क्योंकि उसने पास से हमेशा गोटो को लड़ते हुए देखा है। और ये बात पीछे से आता हुआ पाक जोंगसू सुन लेता है, जो कि नाइट गिल्ड का मास्टर है। हानेकावा कहती है कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक एयर इनका हंटर है, लेकिन इसके बावजूद उनकी गिल्ड टॉप 5 में आती है। तभी वहाँ पर चाहिन और लिम आ जाते हैं, और वो उनकी बहस को शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी गोटो कहता है कि क्यों न हमें एक फ्रेंडली मैच रखना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ एस रैंक के हंटर से पार्टिसिपेट करेंगे। गनी कहते हैं कि इसमें असासिन्स और मैजिशियन टाइप के हंटर्स पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ कॉम्बैट टाइप के हंटर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके बाद बाइक रूल्स बताता है, अगर किसी को भी नीचे गिरा दिया या फिर उसके पीठ को टच कर लिया वो हार जाएगा, और ये 1v1 फाइट नहीं होगी। इसमें हम एक टीम की तरह लड़ेंगे, क्योंकि आइलैंड पर भी हमें एक टीम की तरह ही लड़ना है। कोरिया और जापान के हंटर्स 4-4 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। कोरिया की तरफ से हंटर चाहिन, हंटर लिम, हंटर बेक और हंटर माथ हैं। दूसरी तरफ जापान के हंटर्स होशिना, तनाका, तुआता और कुमो माटो थे। जिन्वू इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि उसे एस रैंक के हंटर्स की बैटल देखने को मिलेगी, लेकिन वो देखता है कि गोटो इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हंटर माँ अपनी पावर से अपने आप को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, और सभी अपना अपना एक ओपोनेंट चुनकर लड़ने लगते हैं। हंटर माँ अपनी पावर से अपने आप को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जिसके बाद उन सभी में फाइट शुरू हो जाती है। हंटर माँ केंजो से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं। दूसरी तरफ होशिनो लिम के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन लिम के लिए उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, क्योंकि वो एक रेंज टाइप का हंटर है, तो इसलिए वो दूर रहकर ही उसके ऊपर अटैक करता है। पर होशिनो की मूवमेंट्स की वजह से बाकी के हंटर्स भी उनकी लड़ाई के बीच में आ जाते हैं। तभी हंटर माँ अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा करके गेंजो से लड़ने लगते हैं, और उनके फाइट से अरीना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये अरीना टॉप लेवल के स्टोन से बना है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज देख ही लेते हैं कि ये जिम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं बैक कुमा से लड़ रहा होता है, लेकिन कुमा काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो तो बस बाइक के अटैक्स को डॉज किए जा रहा था, तो बाइक अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाकर कुमा के ऊपर अटैक करने लगता है। मुझे इनके ऊपर रहम नहीं करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंजो ने हंटर माँ को हरा दिया था और उसे जमीन पर पटक दिया होता है, और ये पहली बार था कि किसी ने उसे जमीन पर पटका हो। और इधर होशिनो ने भी लिम को हरा दिया था, और अब तक कोरिया के 2 हंटर्स हार चुके हैं। वहीं बाइक और कुमा अभी तक लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी होशिनो और तनाका बाइक के सामने आ जाते हैं। इन्हें क्या लगता है मैं चाहिन से भी ज्यादा कमजोर हूँ। दूसरी तरफ चाहिन एक लड़की से फाइट कर रही होती है, और वो उसके ऊपर भारी भी पड़ रही होती है, और वो चाहिन के अटैक्स को नहीं समझ पा रही होती। चाहिन
चाहिन बिल्कुल किसी डांसर की तरह फाइट कर रही थी और चाहिन की ऐसी फाइटिंग स्टाइल की वजह से उसे डांसर का टाइटल मिला होता है और वो उसे जल्दी से नॉकआउट करके बेक की तरफ जाने लगती है। बेक होशिनोर तनाका से अकेले ही लड़ रहा होता है और चाहिन उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी गुमा उसके पीछे आ जाता है। लेकिन चाहिन उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करने लगती है और गुमा को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। गुमा गुस्से में आकर अपनी पावर्स को अनलिश करने लगता है। ये देखकर उसके गिल्ड मेंबर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। क्या हमें इसे रोकना चाहिए? जब तक किसी को सीरियस इंजरी नहीं हो जाती तब तक इसे ऐसे ही चलने दो। गुमा बड़ी ही तेजी से चाहिन पर अटैक्स करने लगता है और वो उसके ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करता ही रहता है और वो फ्रेंडली मैच को भूलकर चाहिन को खत्म करने की सोच रहा था और वो चाहिन पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू ने उसके अटैक को रोक दिया था। ये फ्रेंडली मैच से तो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अबे तू है कौन? और गुमा उसके ऊपर अटैक करने जाता है पर जिन्वू उसे काफी आसानी से जमीन पर पटक देता है और वो चाहिन से कहता है कि मिस चाहिन, मुझे लगता है आपको हार मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेक भी हार चुका है और उसे लगता है कि अगर वो पूरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाता तो वो तब भी इस मैच को नहीं जीत पाता। गोटो कहता है कि ये भला कहाँ से मैच टाइप का हंटर लग रहा है। इसके बाद हानेकावा जिन्वू के पास आकर कहती है कि गोटो आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, लगता है वो मेरी पावर्स को चेक करना चाहता है। ये मेरे लिए भी एक अच्छा मौका है, मुझे पता लग जाएगा कि डीमन कैसल से आने के बाद मेरी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हानेकावा आकर बताती है कि वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है पर जिन्वू ने एक शर्त रखी है, आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। वहीं न्यूज में जेजू आइलैंड रेड के बारे में बताया जा रहा था और जूही भी इस न्यूज को देख रही थी तो वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है ताकि वो उन्हें सपोर्ट टीम की तरह ज्वाइन कर सके। वहीं चाहिन सोच रही होती है कि क्या उन्हें इस लड़ाई को रोकनी चाहिए। अगर ये कोई नॉर्मल फाइट होती तो हम इसे जरूर रोकते हैं और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि क्या जिन्वू गोटो को हरा भी सकता है। और हंटर माँ इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जिन्वू अपनी स्ट्रेचिंग पूरी करके कहता है कि मैच को शुरू करें, लेकिन उसे कुछ बोलने से पहले ही गोटो उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन्वू काफी इजीली उसके अटैक से बच जाता है। मेरी बात तो पूरी होने दे यार। इसके बाद गोटो फिर से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सारे हंटर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गोटो की मूवमेंट्स को समझ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन जिन्वू उसके हर अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। लेकिन चाहिन देखती है कि वो सिर्फ अटैक्स को डॉज नहीं कर रहा है बल्कि अपने ओपोनेंट की ताकत को भी मेजर कर रहा है। और जिन्वू के हंसने की वजह से गोटो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अचानक से ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक्स कर देता है और इस अटैक की वजह से जिन्वू की गाल पर एक कट लग जाता है। और जब वो अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है जिन्वू उसके दूसरे हाथ को ही पकड़ लेता है। ये मेरी कलाई को भी पकड़ सकता था पर इसने मेरे हाथ को पकड़ा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? अगर मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ता तो ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि तुम भी ऐसा ही चाहते हो। और इसके बाद ये फाइट सीरियस हो जाती है। वो दोनों पीछे जाकर अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं और ये देखकर बाकी के हंटर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और दोनों की पावर्स आपस में क्लैश होने लगती है। और जैसे ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी उन दोनों के बीच में आइस का एक बैरियर आ जाता है और दोनों टीम के हंटर उन्हें पकड़कर रोक देते हैं। इसके बाद हंटर माँ जिन्वू के पास आकर उसकी तारीफ करता है, तुम गोटो के सामने काफी अच्छा टिक गए। अगर उसके सामने कोई मामूली हंटर होता तो वो 1 सेकंड में ही नॉकआउट हो जाता। और जिन्वू ने उन सभी हंटर्स की शेडो में अपना एक शेडो सोल्जर हाइड कर दिया होता है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। इसके बाद गोटो वहाँ से चला जाता है और जिन्वू गन्ही के पास आकर कहता है कि मैं जेजू आइलैंड रेड पर नहीं जा सकता। और इसके बाद गोटो अपने वाइस गिल्ड मास्टर से बात कर रहा होता है। यहाँ पर एक कमाल का हंटर है, वो कितना भी कमाल का हो आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है लेकिन रेड लिस्ट में तो उसका नाम है ही नहीं। दूसरी तरफ चाहिन भी देखती है कि लिस्ट में जिन्वू का नाम नहीं है, यानी कि वो रेड पर नहीं जा रहा है। चोई कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी लेकिन फिर भी उस आइलैंड पर 15 एस रैंक के हंटर्स जा रहे हैं, इतनी ताकत तो काफी होगी और इस बार हम उस आइलैंड का चैप्टर क्लोज ही कर देंगे। दूसरी तरफ बाइक भी देखता है कि ब्यूंग भी इस रेड पर नहीं जा रहा है। जिन्वू जब घर पर आता है वो देखता है कि उसकी मॉम ने उनके लिए खाना बनाया है, जिसके बाद वो सभी बैठकर साथ में खाना खाते हैं। और यही वजह है कि जिन्वू रेड पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी मॉम काफी समय के बाद ठीक हुई है। और इसके बाद हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खाने की कमी होने की वजह से ये एंट्स एक दूसरे को ही खा रही होती हैं। और क्वीन एंट कहती है कि मुझे एक ताकतवर बच्चा चाहिए जो कितना पावरफुल हो, हमारे किंगडम को लूट कर सके। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अंडा होता है और तभी उस अंडे में क्रैक्स आने लगते हैं और वो एंट थोड़ी ही देर में अपने अंडे से बाहर आ जाता
जाता है और अंडे से बाहर आते ही उसका कलर चेंज होने लगता है और ये बाकी एंड से काफी ज्यादा अलग था और वो चिल्लाते हुए अपनी मैजिकल एनर्जी को सीधा आसमान की तरफ शूट करता है। उसकी मैजिकल एनर्जी पूरी आइलैंड में ही फैल जाती है और अगले दिन जेजू आइलैंड पर कई सारी बैटल शिप्स को भेजा जाता है। सबसे पहले काफी सारी शिप्स पूरे आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती है और शिप्स पर काफी सारे हंटर्स भी मौजूद थे ताकि अगर कोई एंट वहाँ से बाहर आ जाती है तो वो सिटी में पहुँचने से पहले उन्हें रोक सके। वहीं हंटर माँ अपने वाइस गिल्ड मास्टर से कहता है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम सब कुछ संभाल लेना और ली भी यहीं पर होता है। इसके बाद हम काफी सारे हंटर्स को देखते हैं जहाँ सबसे आगे ए और बी रैंक के हंटर्स खड़े थे और उनके पीछे कम रैंक वाले हंटर थे जो कि उन्हें सपोर्ट टीम की तरह काम करेगी। और तभी बाइक देखता है कि ब्यूंग भी इस रेड को ज्वाइन करने के लिए आ चुका है। दूसरी तरफ जापान के हंटर्स आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और वो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जापान के हंटर्स 4 टीम्स में डिवाइड हो चुके थे और वो आइलैंड के 4 कोनों में पहुंच जाते हैं। कोरिया के हंटर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं और उनके साथ में एक कैमरामैन भी था जो कि इस पूरे ही रेड को लाइव टेलीकास्ट करेगा और ये असल में एक ए रैंक का हंटर भी है। और जब वो सभी आइलैंड पर पहुंचने वाले थे गोटो के इशारे पर सभी हंटर्स अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। उनकी एनर्जी रिलीज होते ही सभी एंट्स उन्हीं की तरफ जाने लगते हैं लेकिन कुछ एंट्स हेलीकॉप्टर की तरफ भी आने लगती है तो चोई बाहर जाता है और अपने फायर से उन एंट्स के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इसके बाद भी कई सारी एंट्स बच जाती हैं तो वो इस बार उससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे कि वो सभी एंट्स मारी जाती हैं और चोई का वो अटैक सीधा आइलैंड पर जाकर टकराता है और वो सभी उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिप से इंफ्रारेड सिग्नल भेजना शुरू कर दिया जाता है जिसकी वजह से एंड क्वीन इन एंट्स को मदद के लिए नहीं बुला पाएगी। वहीं आइलैंड पर जापान के सभी हंटर्स उन एंट्स को काफी आसानी से मार रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद वो सब अकेले ही इस मिशन को पूरा कर सकते थे। कोरिया के हंटर्स तो बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोरिया की टीम उस वोल्केनो के अंदर चली जाती है और चोई अपनी पावर से ऊपर बैरियर बना देता है जिससे कि कोई भी एंट अंदर ना आ पाए। पर वहाँ पर कई सारे रास्ते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें किस रास्ते में जाना चाहिए। तभी चोई काफी सारी फायर बॉल्स बनाता है और उन सभी रास्ते के अंदर एक एक को भेज देता है। हमें वो रास्ता ढूंढना होगा जो कि हमें एंट क्वीन तक लेकर जाए और वो मिल गया। वहीं दूसरी तरफ जिन्हो अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा था और आज कोई भी इंसान उसे बाहर नहीं दिख रहा होता क्योंकि सभी लोग उस रेड को देखने में बिजी थे। इतने सारे एस रैंक के हंटर्स हैं और सभी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। वहीं हंटर्स एंड्स को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और वो सभी एक चैम्बर के पास पहुंच जाते हैं यानी कि क्वीन एंड का रूम भी इसके आसपास ही होगा। तभी उनकी नजर एक बड़े से एग पर जाती है जो कि टूटा हुआ था और उसे देखकर ब्यूंग डर जाता है। हमें क्वीन एंड पर फोकस करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों डर रहा होगा। ये एंड्स बड़ी ही तेजी से इवॉल्व कर रही है। उस अंडे से निकला हुआ एंड पता नहीं कितना ताकतवर होगा। दूसरी तरफ केंजो को एक एंड घायल कर देती है तो वो खुद को हील कराने के लिए शिमुजू के पास जाता है जो कि एस रैंक की हीलर है और वो उसे हील करने के बदले कुछ पैसे मांगती है। ये सब मजाक का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से हील करो। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से कई सारी एंड्स आने लगती हैं। लेकिन तभी केंजो देखता है कि उसकी गर्दन अचानक से ही कट जाती है और इस चीज को देखकर वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते हैं कोई उड़ती हुई चीज गेंजो की गर्दन भी काट देती है और वो दूसरा हंटर उस चीज का पीछा करने लगता है और जैसे ही वो अपनी कटाना की मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है उसकी भी गर्दन कट जाती है और जापान के 3 एस रैंक के हंटर्स कुछ ही मिनट्स में मारे जाते हैं। और इस बैडेस्ट क्लिफहैंगर के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है और अगला वाला पार्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।